हम करने वाले हैं वन शॉट, वो भी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का चैप्टर नंबर 2। वैसे तो हम ये कर चुके हैं 5 पार्ट्स में, बट आज वन शॉट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे इसका, राइट। अगर मैं ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो वो हमारा कैसा होता है भैया, वो हमारा बहुत सारे फेजेस में होता है। जैसे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हमारे गैमीट्स कैसे बनते हैं, स्पर्म एग कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंसेमिनेशन कैसे होता है, जेस्टेशन पीरियड कैसे चलता है, इम्प्लांटेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के इस 1.5 घंटे के लेक्चर में। प्रोवेक्स की स्पीड में कर लो फटाफट से। अगर मैं बात करूं तो आपकी रिप्रोडक्शन की ह्यूमंस में तो हमको पता है सेक्सुअल मोड होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना जी। यहाँ पे मेल फीमेल 2 तरीके के गैमीट्स हमारे फॉर्म होते हैं। अगर मैं यहाँ पे शुरू में बात करेंगे तो हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हमारे होते हैं, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स होते हैं, ये आपके 2 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक तो वो ऑर्गन होते हैं जो आपके गैमीट को फॉर्म करते हैं, जो आपकी गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं, वो होते हैं। एक होते हैं जो आपके गैमीट को ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैमीट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो आपके गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी ऑर्गन हम कहते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्गन हम कहते हैं। ये जो आपका गैमीट फॉर्मेशन में काम आता है, ये सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो यहाँ पे काम आता है, और वो है टेस्टीज। वो आपकी क्या है, टेस्टीज, जो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वहीं पे इसके अलावा जितने भी आपकी डक्ट्स हैं वो सारी डक्ट आपकी सेकेंडरी पार्ट में आती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। और हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा या तो डक्ट्स हमको पढ़नी है या हमको टेस्टीज पढ़नी है। टेस्टीज जहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद बहुत सारी डक्ट्स हमारी लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल रेटी टेस्टीज है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, सो ऑन एंड सो ऑन। ये हमारा जो हमको पढ़ना है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे जब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, कुछ तो डक्ट होती है और कुछ होती हैं ग्लैंड्स। कुछ क्या होती हैं, ग्लैंड्स, जो कि कुछ एंजाइम्स को या फिर कुछ फ्लूइड को रिलीज करती हैं, जिससे हमारे गैमीट जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरीके के पोर्शन होते हैं, एक जो जर्म सेल्स को बनाते हैं, यानी गैमीट को जो बनाएंगे वो हमारा टेस्टीज, एक जो आपके जर्म सेल को क्या करते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक डिलीवर करते हैं, जैसे कि एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड ग्लैंड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। चलिए हम पहले पढ़ेंगे टेस्टीज के बारे में। अगर मैं टेस्टीज की बात करूं तो जो टेस्टीज होती है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है। नाभि से जो नीचे वाला एरिया होता है ना, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। उस एब्डोमिनल कैविटी में बाहर टांगों के बिल्कुल बीचों बीच जो आपके अखरोट होते हैं उन्हीं को हम टेस्टीज कहते हैं। वो बड़ा सेंसिटिव होता है, उसके पीछे रीजन है। पहली बात तो वो जो हमारा बैग होता है जिसके अंदर वो आपके अखरोट यानी आपके टेस्टीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रोटम। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रोटम कहते हैं। सेक्रोटम आपका जो है वो बाहर ही क्यों होता है, वो अंदर क्यों नहीं होता, बॉडी के अंदर टेस्टीज क्यों नहीं है, बाहर क्यों है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन होती है 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे आपका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर जब हमको गैमीट की फॉर्मेशन करानी होती है उस टाइम पे, राइट। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो आपके पास नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसके डाइसेक्शन की बात करते हैं। डाइसेक्शन में हमारा क्या आता है, जरा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए डाइसेक्शन कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा ऐसे हम लंबवत काट लेते हैं टेस्टीज को। जैसे ही हम टेस्टीज को इस तरीके से काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इसको डाइसेक्ट कर देते हैं, तो हमको वहां पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हमको दिखाई देता है कि हमारी जो टेस्टीज है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। और वो कितने हैं, वो फिक्स है इन नंबर, दैट इज 250। एक टेस्टीज में 250 हैं, 2 टेस्टीज में 500 हो गए। यानी एक मेल के पास 2 टेस्टीज होती हैं, 2 होती हैं तो 500 उसके पास वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हो गए, और उनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आपके लोब लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर हमने देखा कि उस लोब्यूल्स के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो 2 to 3 थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में है, उसको हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा जी हमने, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर
3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब इन ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है? जो ये ट्यूब्स हैं बेटा, इन्हीं ट्यूब्स के अंदर गैमीट की फॉर्मेशंस होती हैं। इसी गैमीट के अंदर क्या होती है? आपकी फॉर्मेशन होती है। इसी ट्यूब के अंदर आपके गैमीट की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं इस ट्यूब को डाइसेक्ट कर दूं, यानी कि जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब थी उसको मैं कैसे करती हूँ, वैसे काट दूं, तो ये मेरा कुछ इस तरीके की नजर आएगी और मैं पाऊंगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब में 2 तरीके के सेल्स थे। कौन से? वन वॉज सर्टोली सेल एंड सेकेंड वॉज जर्म सेल। जर्म सेल्स जो होते हैं वो जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है आपके गैमीट बनाते हैं, यानी कि स्पर्म बनाने के काम आती है। वहीं पे जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल का काम होता है नरिशमेंट का, क्योंकि मेल जर्म सेल स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होंगी तो वहां पे जो आपका क्या जाएगा जी, वहां पे जो आपका नरिशमेंट देना होता है वो नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल्स देती है। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको नर्स सेल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये तो उसके पाइप के अंदर की बात। देखो एक कमरा है, कमरे के अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये 2 तरीके के सेल है। कमरा और ट्यूब पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है, वहां पे बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली है ना, उस ट्यूब के बाहर वाला रीजन, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसको हम क्या कह देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं बेटा। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं और वहां पे ब्लड वेसल्स होती हैं। वो जो सेल्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं और उनको हम लेडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। लेडिंग सेल जो होते हैं बेटा वो आपके हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। याद रखना, एंड्रोजन को हम टेस्टिकुलर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप एक बात सुनते हो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का हार्मोन है। ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन हमारी टेस्टी में बनते हैं, उन सारे हार्मोन्स को कलेक्टिव नाम दे देते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन सारे हार्मोन जो कि टेस्टीज में बनते हैं, उसमें से एक टेस्टोस्टेरोन आ जाता है जिसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन हार्मोन के साथ कंफ्यूज मत करना। राइट अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे कुछ हार्मोनल कंट्रोल की बात की गई है, तो जरा हम हार्मोनल कंट्रोल की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चीजें कैसे होने वाली हैं। अगर एक बार आप यहाँ पे देखिए जल्दी से, ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर आपके पास यहाँ पे सर्टोली सेल्स हैं एंड दीज सेल आर आपका कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो रही है। राइट अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा आ जाती हूँ। अब ये जो हमारे बने हैं गैमीट बने हैं, जो स्पर्म्स को बनाएंगे हम जर्म सेल से गैमीट में बनाएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ डक्ट्स हैं, जैसे कि रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, डेपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंशिया। वन बाय वन इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। राइट अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि हमारी टेस्टिस थी, टेस्टी के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे 250, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, जर्म सेल कन्वर्ट होते हैं स्पर्म के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस जहां पे लेडिंग सेल है, लेडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं। दैट्स इट, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब ये जो आपके टेस्टिकुलर हार्मोन आपका बना है, साथ में आपकी जो ये टेस्टिस में गैमीट्स आपके बने हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको चाहिए डक्ट। सबसे पहले अभी तक हम सिर्फ टेस्टिस में ही है, बाहर नहीं निकले हैं, तो जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के बाहर हमको स्पर्म निकालना है, तो आपका एक जाल सा बनता है, एक आपका यहाँ पे ये नेटवर्क बनता है, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। जो टेस्टिस के अंदर ही आपका नेटवर्क बनता है, जहां से सारे के सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर गैमीट्स निकलते हैं। अब इस टेस्टिस के बाहर पतली पतली 6 से 7 आपकी ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया मतलब कि एग्जिट ई एफरेंशिया। सबसे पहले एफरेंशिया जाती है, एफरेंशिया से ही आपके स्पर्म बाहर निकलते हैं। राइट एफरेंशिया के बाद ये आपकी वासा एफरेंशिया। राइट इसके बाद ये आपका हाईली कॉइल्ड और थोड़ी सी वाइड और थोड़ी सी थिकेंड हमारी ट्यूब होती है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। इसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस इसको हम कहते हैं। और इस एपिडिडाइमस के एंड भी हैं, ये वाला जो एंड है
ये वाला जो एंड है जो कि आपके टेस्टिस के यहाँ है, इसको हम कहते हैं कैप्यूट एंड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैप्यूट एंड इसको हम कहते हैं। मैं इसको साफ कर देती हूँ फॉर ए मिनट। ये वाला जो एंड होगा इसको हम क्या कहेंगे? कैप्यूट एंड कहेंगे एपिडिडाइमस का। और जहां से वासा एफरेंशिया शुरू होती है इसको हम कहते हैं कोडा एंड बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? कोडा एंड हम बोलते हैं। एपिडिडाइमस के भी फंक्शन है। एपिडिडाइमस जो है ये आपको एक साइट देती है। क्या देती है? साइट देती है फॉर टेम्पररी स्टोरेज। जो टेम्पररी स्टोरेज होती है वो आपकी किसमें होती है? वो आपकी एपिडिडाइमस में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बनता है। स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है एपिडिडाइमस में। वहीं पे वो टेम्पररी स्टोर होता है जब तक उसका इजैक्यूलेशन नहीं हो जाता है। सेकेंड, वो जब आपका एपिडिडाइमस में स्पर्म आता है तो इमेच्योर होता है, तो मैच्योरेशन भी आपकी यहीं पे होती है। ये चीज भी आप जी याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी आती है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया हमारे स्पर्म्स को फाइनली ले जाती है बहुत दूर, और वासा एफरेंशिया मिल जाती है हमारे यूरेथ्रल की रीजन के अंदर। कहाँ मिल जाती है? जो यूरिथ्रा। अब वासा एफरेंशिया जो है वो हमारे जो सुसु वाला रीजन है वहां पे जाके मिल जाती है। अब हमारा सुसु वाला रीजन यानी कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट और हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक बन जाता है। कब के बाद? वासा एफरेंशिया के बाद। वासा एफरेंशिया कंबाइन होते यूरिथ्रा में। जिस समय पे वासा एफरेंशिया यूरिथ्रा में जाती है, कनेक्ट करती है, वहां पे बहुत सारी ग्लैंड, बहुत सारी नहीं 3 ग्लैंड आपकी होती हैं जो कि वहीं पे अपना अपना माल दाल जो है डाल देती है वहां पे, जिनका नाम है पहले नंबर पे सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बहुत सारा फ्लूइड डालेगी और वो फ्लूइड होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। ये 2 होती है, नंबर में 2 होती है। फिर आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट 1 होती है, सेमिनल प्लाज्मा 2 होती हैं, राइट। प्रोस्टेट भी अपना मालदाल डालेगी, और ये जो मालदाल डालेगी कौन डालेगी? सेमिनल वेसिकल सबसे ज्यादा डालती है, फिर प्रोस्टेट डालती है, और इसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम आयंस में, एंजाइम्स में, कुछ हॉर्मोन्स में, जो कि हमारे स्पर्म को मूव करने में भी हेल्प करता है, उसको फूड भी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, राइट। अब साथ में हमारे पास एक ग्लैंड रह गई, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है इसको हम काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। काउपर ग्लैंड का काम होता है कि जिस समय पे इजैक्यूलेशन होने वाला होता है उससे पहले एक वाटरी कंसिस्टेंसी का फ्लूइड ये छोड़ देती है, सो दैट वहां से अगर पहले सुसु निकला हो तो एसिडिक नेचर वहां पे ना हो, क्योंकि एसिडिक नेचर में स्पर्म हमारे मर जाते हैं, तो वो हमारा रास्ता क्लीन कर देता है, यानी कि हमारा जो पीएच है उसको मेंटेन कर देता है, सुसु वाले रास्ता को साफ करने का काम करता है बल्बो यूरिथ्रल, जिसको हम कहते हैं प्री इजैक्यूलेशन, राइट। वो होने के बाद हमारा फिर पीछे से स्पर्म आता है जी इजैक्यूलेट होने के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं तो आपके पास इसको हम कहते हैं कि पीनियल ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। किसमें जी? पीनियल ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है, राइट। अब उसके बाद आप अपने एक्सटर्नल जेनेटेलिया को देखिए। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है उसको हम कहते हैं पीनस, वो हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। ये हमारा थोड़ा एक्साइटेबल सेल्स का बना होता है, जो अपना जब सेक्सुअल डिराइव या फिर सेक्सुअल अराउजल होता है तो एक्साइट होकर एनलार्ज हो जाता है, अदरवाइज श्रिंक एंड चूहे जैसा ये रहता है, राइट। अगर मैं बात करूं, ये 2 सेल्स का बना हुआ होता है। एक सेल इसके अंदर होते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि इसके इंटरनल सेल्स हैं, जो कि इसके क्या है? इंटरनल सेल्स हैं। बाहर जो है आपके कॉर्पस कैवर्नोसा सेल्स हैं। बाहर कौन से है? कॉर्पस कैवर्नोसा टिश्यूज हैं, राइट। और ऊपर जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज ग्लैंस पीनस। और ग्लैंस पीनस कवर्ड रहता है आपकी फोरस्किन से जब ये इरेक्ट नहीं होता है। जब इरेक्शन होता है तो ग्लैंस पीनस फोरस्किन से कहीं आगे निकल जाता है, राइट। और ये आपका जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन की टाइम ही आपका क्या होता है? इरेक्शन के टाइम पे ही आपका इजैक्यूलेशन होता है। अगर आपका इरेक्शन नहीं है तो इजैक्यूलेशन नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ये बात आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। चलिए जी, अगर मैं बात करूं आगे तो आपके पास इरेक्शन जब होता है तो वहां पे एक आपका एसिडिक होता है, जो आपको होमवर्क में मैं दे रही हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका यहाँ पे कौन सा एसिड होता है जो
हमारे पीनस के टिश्यूज में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाता है। ये आप मुझे बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपको भी मजा आएगा जान के, राइट। आगे देखिए, अब ये देखो स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी टेस्टीज हैं, टेस्टी के टेस्टिकुलर लोब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, वासा एफरेंशिया है, राइट, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया इधर से आए, इधर आपका मीट कर गए यूरिथ्रा में, आपका सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट, बल्बिट्रल ग्लैंड आता है। अब एक चीज जो आपको क्वेश्चन आता है वो आता है कि बताइए वो कौन सा रीजन है जो एक्सक्रीटरी एज वेल एज आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दैट इज यूरिथ्रा, राइट। चलिए आगे चले, आगे हमारे पास आता है हार्मोनल कंट्रोल। आगे हमारे पास क्या आता है जी, हार्मोनल कंट्रोल आता है। एक बार हार्मोनल कंट्रोल को समझिए कि हमारा हार्मोनल कंट्रोल जो है कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारी जी शुरू करता है। चलिए देखो, हमारे पास ना जो सेल्स होते हैं वो हमारे सेल्स कौन से होते हैं, जरा हम उसके बारे में जान लेते हैं। सॉरी, ग्लैंड्स कौन से होते हैं, हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, हमको एक चीज कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड हमारी होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारी सुपर मास्टर ग्लैंड होती है, ये आपके कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, दैट इज GnRH। GnRH मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये दो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। इसकी वजह से एक आपका होगा FSH, एक आपका होगा LH। FSH जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन, और दूसरा आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे, राइट। FSH हार्मोन जो है आपका, चलो FSH हार्मोन काम करता है कहाँ पे, लेडिंग सेल पे। कहाँ काम करता है जी, लेडिंग सेल्स के ऊपर काम करता है। लेडिंग सेल्स के ऊपर जब ये काम करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नो सॉरी LH काम करेगा। भाई ये ना थोड़ा सा ये मेरे मैसेज बार बार टिंग 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 बज रहे हैं, इसके चक्कर में मैं उल्टा बता गई। हाँ चलो LH हार्मोन पे आते हैं। देखो ये आपका सारा मेंशन होता है, डरना नहीं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, राइट। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे ये LH आएगा, LH आपका काम करेगा लेडिंग सेल्स के ऊपर। कहाँ काम करेगा, लेडिंग सेल्स के ऊपर काम करेगा, और फिर लेडिंग सेल बदले में क्या रिलीज करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये जर्म सेल पे जाके गिरेगा, और जर्म सेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म के अंदर। बट ये जब स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा हुआ होता है। क्या होता है अभी, इसके अंदर धंसा हुआ होता है, ऐसे फ्री नहीं होता है। सर्टोली सेल्स के अंदर इसका सर गड़ा हुआ होता है ना। तो सर्टोली सेल से अलग करना होता है, तो वहां पे आपका काम आएगा FSH। FSH काम करेगा सर्टोली सेल से, और सर्टोली सेल पे जब FSH काम करेगा तो आपके सर्टोली सेल क्या करेगा, आपके स्पर्म्स को फेंक देगा, ठीक है। और FSH की वजह से आपके स्पर्म्स जो है फ्री हो जाएंगे। स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएंगे जी, फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। और ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो कि सुपर मास्टर ग्लैंड है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डालता है। फिर आपका पिट्यूटरी हमारे गोनाड हार्मोन्स यानी कि एक FSH और LH को रिलीज करता है। LH जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, काम करता है लेडिंग सेल्स पे। लेडिंग सेल के ऊपर जैसे ही LH गिरेगा तुरंत ही वो आपका लेडिंग सेल से कौन सा, एंड्रोजन निकल जाएगा हार्मोन। एंड्रोजन इंड्यूस करेगा हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि स्पर्म आपका बन जाएगा जर्म सेल से। और क्योंकि वो अभी भी सर्टोली सेल में एम्बेडेड है तो उसको सेपरेट करने के लिए FSH सर्टोली सेल पे काम करेगा, और सर्टोली सेल स्पर्म को बाहर फेंक देगा, और इसी को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। और ये प्रोसेस कहाँ होती है स्पर्मिएशन की, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रही होती है, राइट। चलिए यही आपका यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। आगे चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि लोकेटेड कहाँ है। देखो आपके पास अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो अलग अलग सिस्टम हमारा यहाँ पे नहीं चल रहा था, कहीं पे यूरिन वाला और हमारा जो रिप्रोडक्टिव हो पीनस पे आगे कनेक्ट कर रहा था, यूरिथ्रा पे आगे कनेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बात करो तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेस्ट निकालने का पार्ट एनस हो गया। इधर से हमारा यूरिनरी ब्लेडर, यूरिन निकलने के लिए आपका अलग
अलग से पार्ट हो गया, यूरिथ्रा अलग से हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका अलग से हो गया, जो आपका मिडिल में लाई करता है, सबसे कमर की तरफ सबसे पीछे हमारा जो एक डाइजेस्टिव का लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट एनस वाला है, जहां से हम शिफ्ट करते हैं, बीच में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पे हमारी ओवरी वोवरी वजाइना जो ना सब होता है, उसके आगे यूरिनरी ब्लेडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर जहां पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिथ्रा वहां से आपका निकल जाता है, वजाइना से थोड़ा ऊपर एक होल होता है जहां से हमारा निकलता है, राइट। अगर आप इसको देखो तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ये आपका डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा निकालने के लिए है ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा ओवरी वाला पार्ट, ओवरी नहीं मतलब इन द सेंस रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे, नो डाउट, यहाँ पे भी हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे, नो डाउट इन इट। ओवरी जो है ये हमारी प्राइमरी ऑर्गन होगी क्योंकि यहाँ पे एग बन रहे हैं, इसके अलावा जितने भी सारे हैं वो आपके सेकेंडरी में आएंगे, ठीक है। एग को होल्ड करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम ओविडक्ट का होता है, राइट। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी को होल्ड करने का काम यूरिथ्रा का होता है। उसके बाद जो हमारी फर्दर ओपनिंग होती है, सर्विक्स, वजाइना, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए वन बाय वन जानते हैं, ये कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में। देखो ये हमारी ओवरीज हैं, हमारी ओवरीज दो होती हैं, ये हमारी कितनी होती है, दो ओवरीज होती हैं। हर महीने एक ओवरी रिलीज करती है एग, एक महीने ये, एक महीने ये, एक महीने ये, एक महीने ये, इस तरीके से हमारे एग को रिलीज किया जाता है 1 मंथ का, ऐसे थोड़ा लगा लगा के, राइट। अब इसको जो आपका एक अटैचमेंट है, ओवरी चिपकी कैसी रहेगी, तो एक लिगामेंट होता है जो कि आपके यूट्रस की वॉल पे हमारी ओवरीज को चिपका के रखता है, राइट। अब ये ओवरी जब एग रिलीज करेंगी तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है जो कि उस एग को आपके कलेक्ट कर लेगी। अब इसके लिए आप अगर फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट को देखो तो आपके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो ओवरी के पास वाला पार्ट है थोड़ा वाइड पार्ट है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं नैरो पार्ट होता जाता है, तो सबसे ज्यादा वाइड पार्ट आपका इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दैट आर फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई जो है हमारे एग को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुलरी रीजन आ जाता है, एम्पुलरी रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। उसके बाद इस्थमस, इस्थमस सबसे नैरो पार्ट है और ये आपका यूट्रस में ओपन अप होता है, और ये भी दो होती है, सीधी सी बात है जब ओवरीज दो है। यूट्रस की अगर मैं बात करूं तो यूट्रस हमारा 3 लेयर्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे बाहर जो लेयर होती है दैट इज पेरीमीट्रियम, सबसे अंदर जो लेयर होती है दैट इज मायोमीट्रियम, और सबसे जो मिडिल में होती है सबसे अंदर जो होती है दैट इज एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम होता है जो हमारे पीरियड्स के टाइम पे आपका ब्रेक ऑफ होके निकल जाता है, ब्लीड करता है, राइट। अगर मैं बात करूं मायोमीट्रियम आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है बेबी को बाहर निकालने के टाइम पे जब प्रेगनेंसी होती है। उसके अलावा बीच में कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी, जो कि बेबी को होल्ड करने में हेल्प करती है। यूट्रस आपका ताकि ओपन तो रह नहीं सकता इतना सारा, नैरो कैविटी पे कहीं ना कहीं बंद होता है, और यहाँ पे हमारा एक रीजन आ जाता है जो कि बहुत ही नैरो है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स रीजन। सर्विक्स रीजन ओपन होता है वजाइनल रीजन में। वजाइनल रीजन आपका जहाँ पे इंसेमिनेशन किया जाता है, जब आपका इजैक्यूलेशन किया जाता है यानी कि स्पर्म्स को पीनस के थ्रू निकाला जाता है, तो वह आपके वजाइना में ही इंसेमिनेट मतलब कि उनका इजैक्यूलेशन होता है, तभी एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, राइट। वन बाय वन इनके बारे में जानो। सबसे पहले ओवरी की बात करते हैं। देखो अगर मैं ओवरी की बात करूं तो अगर मैं ओवरी को डाइसेक्ट कर दूं तो ओवरी के 2 पार्ट निकल के आते हैं। एक तो ओवरी का आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला, ये हमारा आता है कोर्टेक्स पार्ट। कौन सा जी? कोर्टेक्स पार्ट। एक आपका अंदर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं मेडुलरी पार्ट, मेडुला पार्ट। मेडुला के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं। कोर्टेक्स वाला पार्ट जहां पे हमारे एग की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि एग की फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरीके से होती है। आपको लगता होगा कि एग बस ऐसे ही आपका हो जाता होगा, नहीं बेटा, इसी तरीके से ऐसे ही ये नहीं होता है, राइट। ये आपके कैसे बनते हैं, ये बहुत सारे स्टेजेस में होते हैं। और अगर मैं बात करूं एग फॉर्मेशन की, तो एग फॉर्मेशन हमारे अंदर एम्ब्रियोनल स्टेज पे ही हो जाते हैं। जैसे कि मेल्स थे, मेल्स के अंदर स्पर्म था, स्पर्म जो बन रहा था वो प्यूबर्टी के टाइम पे बन रहा था। प्यूबर्टी के टाइम पे ही आपका हाइपोथैलेमस काम करता है कि लड़का जवान हो गया, जल्दी से स्पर्म बनाओ। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है
कि भैया जिस समय पे हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, जब हम कैसे होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनल यानी हम अपनी मदर के अंदर होते हैं, महिलाओं के लिए बात कर रही हूं, तो वहीं पे जो हमारे जर्म सेल्स हैं बेटा, वो जर्म सेल्स एग के अंदर कन्वर्ट करना इनिशिएट कर देते हैं। बट कहीं रास्ते में ही एक मिड वे में, अरे चल जाओ, कहीं ना कहीं एक मिड रास्ते में ही वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट एग में आपका नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ही इस अरेस्ट के साथ हमारा बर्थ हो जाता है। यानी कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है बेटा कि हम जो है इसको ट्राई तो करते हैं कि भैया हाँ जी एग बन जाए, बट वो मिड वे में रुक जाता है, तो एक मिड स्टेज एग की रह जाती है जिसके साथ हम बर्थ लेते हैं। ठीक है, एक बार आप समझो आपकी एग जो है कैसे कैसे स्टेजेस में अलग अलग में जाता है, अब इसको समझो एक बार। देखो जो जर्म सेल्स होती हैं, जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, कौन सी जर्म सेल, मदर जर्म सेल, कौन सी वाली मदर जर्म सेल, एग की जर्म सेल्स होंगी। इनके अंदर बेटा आपको मियोसिस होना होता है, माइटोसिस होना होता है, अलग अलग स्टेज में कन्वर्जन होना होता है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना आपका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, कन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, इनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होता है, ये कन्वर्ट होती है प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। देखो होता क्या है ना कि जर्म सेल बहुत सारा माइटोसिस करती हैं, बहुत सारी अलग अलग डॉटर सेल्स बना लेंगी। हर डॉटर सेल एग में कन्वर्ट नहीं होती है, जो डॉटर सेल्स एग में कन्वर्ट होती हैं सिर्फ उन्हीं को हम प्राइमरी oocyte कह देते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर अभी मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होता है, ये एग में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि यहाँ से ही कहीं हमारी गड़बड़ होती है। तो जब मियोसिस 1 हो रहा होता है, जिस समय पे मियोसिस 1 हो रहा होता है, तो यहीं पे प्रोफेज के अंदर, यहीं पे प्रोफेज के अंदर हमारा प्रोफेज कंप्लीट नहीं होता है, प्रोफेज वाली स्टेज पे ही अरेस्ट हो जाता है। यहीं पे हमारी जो प्रोसेस है वो रुक जाती है एक एग के अंदर, एक फीटस के अंदर, राइट। अब ये जो हमारा एग जो सिर्फ प्राइमरी oocyte ही था, कुछ लोग इसको कई कुछ बुक में सेकेंडरी oocyte लिखा होता है, कुछ में प्राइमरी लिखा होता है, क्योंकि प्राइमरी से तो थोड़ा आगे जा चुका है, सेकेंडरी में बढ़ना चाह रहा तो हम सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो अरेस्ट यहाँ पे हो गया, ये जो प्रोसेस यहाँ पे रुक गई, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के ऊपर जो हमारी प्रोसेस रुक गई है, ये आपकी कब आपकी चालू होगी दोबारा से, ये चालू होगी जब एक महिला का कांटेक्ट स्पर्म के साथ आएगा। जब वो एग जो है जो कि यहाँ पे अरेस्ट हो गया है, अब वो जैसे स्पर्म के साथ टच करेगा वैसे ही ये जवान हो जाएगी। जैसे हम एक कहानी सुनते हैं ना कि एक राजकुमारी थी, राजकुमारी को एक सुई चुभती है, सुई चुभती है, उसको नींद आ जाती है, और जब एक राजकुमार उसको किस करता है तब वो जग जाती है। ऐसे ही यहाँ पे जब स्पर्म किस करेगा एग को, तब वो जगेगा, तब जाके वो मैच्योर करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सोच के देखो, यहाँ पे ये जो स्टेज थी, ये जो आपका oocyte बना, प्राइमरी oocyte बन गई, ये प्राइमरी oocyte क्या ऐसे रहेगी एक छोटा सा सेल बन के? नहीं नहीं नहीं, इसके आसपास ना बहुत सारे सेल्स की एक लेयर बन जाती है। बहुत सारे सेल्स की क्या बन जाती है? इसके चारों तरफ लेयर, जिसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो कि ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है, और कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अरेस्टेड स्टेज है या प्राइमरी oocyte की जो अरेस्टेड स्टेज है प्राइमरी वाली, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नाम से जानते हैं, या फिर प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ लेयर की डिकम्पोजिशन हो या डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत सारी डिपोजिशन होती जाती है। ठीक है, अब ये जब बहुत सारी डिपोजिशन होती है तो होता क्या है कि देखो यहाँ पे आपके ग्रैन्युलोसा के सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? ग्रैन्युलोसा के जो सेल्स होते हैं वही आपके डिपॉजिट होते हैं। कहाँ पे? वो हमारे अरेस्टेड है ना, उसके चारों तरफ। ठीक है, इतना ही हमारा रहेगा यहीं तक। लड़की ने बर्थ ले लिया, प्यूबर्टी आ गई। अब प्यूबर्टी आई तो हर महीने
एक एग के चारों तरफ और लेयर बनेगी, और लेयर बनेगी, उसको हम कहेंगे थिका सेल्स बनेंगे, उसके अंदर वाटर लाइक आपका फ्लूइड बन जाएगा, उसको हम कहेंगे एंटरम। एंटरम क्यों बना? देखो हमको चाहिए कि एग के ऊपर क्या है? कवरिंग। हमको एग चाहिए ना, प्यूबर्टी आ गई, एग चाहिए, स्पर्म से मिलाना है ना, पर एग के ऊपर तो कवरिंग है, कवरिंग के साथ तो स्पर्म नहीं मिल सकता, तो हमको चाहिए कवरिंग हटाया जाए। अब कवरिंग हटाने का दूसरा तरीका ये है कि आपकी दूसरी कवरिंग और लाई जाए। कैसे? हमने और कवरिंग लाई, थिका सेल बन गया, उसके अंदर फ्लूइड लाइक वाटर फ्लूइड बन गया आपका, जिसको हमने एंटरम कहा। एंटरम और बनता गया, क्योंकि वाटर है, हर जगह प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाया लेयर्स पे, वो रप्चर हो गई। रप्चर किसी वजह से हुई, एक हार्मोन था जिसने वो रप्चर कराने में हेल्प करी, उसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, एग बाहर निकल गया। ठीक है, तो यही चीज करनी है कि जब हमको इस लेयर से बाहर निकालना था तो हमने और लेयर बनाई, वाटर का इसमें फॉर्मेशन कराई, प्रेशर बना और आपका एग बाहर निकल गया। ये जी आपका एग बाहर निकल गया। ठीक है, पर यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल से जो यहाँ तक बिल्कुल मैच्योर आपकी एक स्टेज आती है, इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जहां से एग निकलता है, रप्चर होता है। ये वाली स्टेज आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। मैंने क्या कहा? जो प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल तक, ये वाली स्टेज तक जर्मिनेट कह रही हूँ, आपका मैच्योर होती है, तो वहां पे ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक, अब जब ये रप्चर हो जाती है तो ये जो कवरिंग थी, वो बहुत सारी लेयर्स थी, वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक एंडोक्राइन टिश्यू जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। कॉर्पस ल्यूटम दूसरा हार्मोन रिलीज करेंगी, दैट वाज प्रोजेस्टेरोन। राइट, इसके बारे में आपका लिखा हुआ है आगे, तो डरने की बात नहीं है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया देखो ये हमारे पास जो होती है ना, वो एग होते हैं, वो एग पता है कितने होते हैं हमारे पास? 80,000। जब एक बेबी के अंदर बर्थ होता है ना, लगभग 80,000 फॉलिकल उसके अंदर होती है। ठीक है, बट जो पूरे जीवन में कितने एग रिलीज करती है? बस लगभग 400 के आसपास, है ना, लगभग सिर्फ 400 के आसपास आपके वहां पे रह जाते हैं मैच्योर, बाकी के सारे वो आपके डिजनरेट हो जाते हैं। राइट, चलिए देखो आपका लिखा हुआ है फॉलिकल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज oocyte ग्रोथ एंड मियोसिस वन अकर मैच्योर फॉलिकल नोन एज ग्राफिन फॉलिकल, है ना, उसके अंदर एंटरम बनता है, आपका सेकेंडरी oocyte बनता, ओव्यूलेशन के लिए रेडी होता है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होता है। ये लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट मैंने बता ही दिया था कि हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है फिम्ब्रियाई, जो इन्फंडिबुलम की होती है, वो उसको कैप्चर करती है, एम्पुला में भेजती है, एम्पुला वाले रीजन में स्पर्म मिलता है, फ्यूज कर लेते हैं, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे आगे हम देखेंगे। राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज कम से कम। राइट, यूट्रस के बारे में बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखना कि जब हम यूट्रस को कई बार निकलवा देते हैं, सर्जिकल डॉक्टर से निकलवा देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्रोक्टमी, हम उसको बोलते हैं। ये चीज आप याद रखोगे। राइट, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलियास की। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलियास की। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर बेटा हमारी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आता है लेबिया मेजोरा, ये वाला लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, यूरिथ्रा, वजाइना, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आती है। वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो हमारे पास सबसे पहले आता है वल्वा। वल्वा जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो इसके अंदर आती है लेबिया मेजोरा और दूसरा आता है माइनोरा। ये जो आपके 2 स्किन के फोल्ड होते हैं, एक आपके पास फैटी टिश्यूज का एक फोल्ड होता है, किसका भैया? फैटी टिश्यूज का एक फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, जो साइज में बड़ा होता है। एक आपका लूज सा पतले सा थिन सा फ्लैप होता है, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। इन दोनों को ही हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड वल्वा। राइट, और आपका जो लेबिया मेजोरा है वो हेयर से कवर्ड होता है, और ऊपर जो है आपके क्या होते हैं? यहाँ पे मोन्स प्यूबिस वाला रीजन है, इसके ऊपर भी आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देन इज क्लिटोरिस। जैसे पीनस एक एक्साइटेबल सेल से बना हुआ था, ऐसे ही हमारा क्लिटोरिस है, जो कि आपके एक्साइटेबल सेल से बना हुआ है, इरेक्टाइल ऑर्गन से हमारा बना हुआ है, बट ये छोटा सा है। बट अगर मैं बात करूं, इसका फंक्शन ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ, जब भी सेक्सुअल
डिराइव की बात आती है तो इट गिव इमेंस प्लेजर, जब आपका सेक्सुअल अराउजल होता है तो यहाँ पे प्लेजर हमको फील होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ, ये आपका स्पीनस के जैसे ही, उसी के जैसे होमोलोगस है, ठीक है, बट यहाँ से कुछ निकलता नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे हमारी वजाइनल ओपनिंग होती है, जो हमारा मोन्स प्यूबिस है उसके नीचे जो हमारा लेबियो मेजोरा है, माइनोरा है, माइनोरा को अगर हम ओपन अप करें तो यहाँ पे ऊपर हमारा यूरिथ्रा आता है जहाँ से हमारा सुसु आएगा, राइट, और नीचे हमारा वजाइनल ओपनिंग आती है, नीचे हमारी क्या आती है, वजाइनल ओपनिंग आती है। वजाइनल ओपनिंग आ गई, ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया, राइट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया, चलो ठीक है। वजाइना जो है ट्यूब लाइक होता है आपका, बस छोटा सा ट्यूब लाइक रीजन होता है, ठीक है, और उस ट्यूब लाइक रीजन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी मिलते हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं जो कि स्पर्म को खा जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, राइट। ग्लैंड की बात करें तो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क फॉर्मेशन में काम करती है, और यहाँ पे आपका जो हार्मोन काम करता है दैट इज प्रोलैक्टिन, दैट इज प्रोलैक्टिन। अगर मैं आपके ग्लैंड्स की बात करूँ मेमरी ग्लैंड की, तो ये आपके बहुत सारे छोटे 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 बलून लाइक एल्वोलीज से बना हुआ होता है, और ये जो एल्वोलीज हैं ये लोब में होती हैं, ये लोब्स की फॉर्म में इकट्ठी होती है कहीं कहीं, ठीक है। छोटी छोटी आपकी मेमरी एल्वोलीज एक आपका लोब बना लेती हैं, और इन लोब के अंदर से आपकी एक डक्ट निकलती है, क्या निकलती है, डक्ट, जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट एक एम्पुला के अंदर, बहुत सारी मेमोरी डक्ट एक जगह मिलती है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला, बहुत सारी एम्पुला मिल जाती है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से आपका निकल जाता है बाहर मिल्क। ये जो ब्राउनिश रीजन है इसको हम कहते हैं एरोलर पार्ट, एरोलर पार्ट जो कि, और जो दूसरा बीच में आपको दिख रहा है दैट इज निप्पल, जहां से लैक्टिफेरस डक्ट होती है, मिलियंस ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट होती है जहां से मिल्क की इजैकुलेशंस होती हैं, राइट। चलिए, ये मैमल्स का एक पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीमेल के अंदर किस तरीके से आपका हार्मोन कंट्रोल चलता है, जरा उसके बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस वही GnRH छोड़ेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा, गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, इधर से LHFSH काम करेगा, राइट। LHFSH काम करता है कहाँ पे, यहाँ पे ओवरी में काम करेगा, यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से काम करता है। FSH जो है आपका काम करेगा प्राइमोडियल सेल के ऊपर, एक प्राइमोडियल सेल के ऊपर, या फिर आपको अपने प्राइमरी सेल के ऊपर। जैसे ही ये ऐसे काम करेगा FSH इसके ऊपर, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से आपका हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रोजन निकलेगा, ठीक है। फिर आएगा LH जो है आपका काम करेगा किसके ऊपर भाई, LH आपका काम करेगा इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, और यहां से निकाल देगा एग को बाहर निकाल देगा, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, राइट। इसका इतना ही काम है, ठीक है। वहां पे फिर बनेगा कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, ये इसका छोटा सा काम है। और जब बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन जाता है तो ये आपका हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पे चिपक जाता है, जाके कहता है जी बस करो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, राइट। ये आपका पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कि एग बन गया है, स्पर्म बन गया है, फर्टिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं, जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, राइट। अगर मैं इसकी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बात करती हूँ तो उससे पहले मेरे को थोड़ा 2 घुट पानी पिलाने दो भैया, है ना, थक गई मैं बिल्कुल बोल के पूरी स्पीड में। एक और करना, लाइक कर देना कंजूसो, जो भी देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। चलिए, give me a minute. कितना अच्छा लगता है जब से पानी से जाता है करके। चलो हम बैक टू द टॉपिक। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे स्पर्म हमारा फ्यूज करेगा एग के साथ, तो वहां पे बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी आएंगी,
जैसे कि इंसेमिनेशन, जैसे कि हमारी क्या आएंगी जी यहाँ पे इंसेमिनेशन आएगी। एक बार जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बार जरा यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। पहले एक बार ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा ना, थोड़ा गंदा बनेगा मुझसे, आई नो, मेरी थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी बेहतरीन ड्राइंग मेरी नहीं है, ठीक है। चलो ये इतना तो नहीं, ऐसा मिला देते हैं इसको ना। ये हमारी विम्ब्रियाए हैं ना जी, ये हमारी ओवरी है यहाँ पे जो यहाँ से चिपकी हुई है, ओवरी है जो हमारी यहाँ चिपकी हुई है, ठीक है। ये तो एग आएगा यहाँ से, एक बार समझना आप इसको प्लीज, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ओ भाई साहब, अब इधर से, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। देखो ये वाला जो है ना एक ट्यूब है ये आपकी, इसी ट्यूब को हम कहते हैं वजाइना। ये एक नैरो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स किस लिए होता है कि हमारे जो ये कई बार हम कहते हैं बहुत जोर से छींक आती है, अच्छी सूसू भी निकल जाता है कई बार महिलाओं का, तो आदमियों का नहीं होता बट महिलाओं का बहुत होता है क्योंकि बहुत इश्यूज है महिलाओं के साथ, राइट। तो क्यों होता है कि हमारा यूट्रस ने एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करा, छींका तो बॉडी की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो एकदम से ये बाहर भी निकल सकता है कई बार कॉन्ट्रैक्शन से ना, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर कुछ अंदर है, बेबी अंदर है, तो पता चला बाहर निकल गया, तो वो चीज ना हो, है ना। इस चीज के लिए आपका सर्विक्स होता है, ठीक है, इसके सर्विक्स होता है। और दूसरा ये वजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको लगता होगा इतना सा वजाइना है, नहीं, आपको वजाइना की वो ओपनिंग इतनी सी दिख रही है, बट एक्चुअली वजाइना काफी सारा, कम से कम इतना जितना तो होता है मिनिमम, राइट। तो अगर मैं इस वजाइना की बात करती हूँ तो इस वजाइना के अंदर ही आपका क्या आता है, इसी के अंदर पीनस आता है। इसी के अंदर मान लो यहाँ तक आप कर रहे हो संभोग, पीनस आया, पीनस से दुम करके स्पर्म छोड़ दिए, और ये स्पर्म सीधा सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में बग गए, है ना, और यूट्रस से होते हुए पहुंचे फेलोपियन ट्यूब में, कुछ इधर लेट कर लेते। इस वाली ने एग रिलीज करा था, है ना, इसके वाली ने एग रिलीज करा था, चलो जी, इसने एग रिलीज करा यहाँ से, ये यहाँ आया, यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में आया, और यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में हमारा स्पर्म आपका फ्यूज कर जाता है, स्पर्म आपका यहाँ पे इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना जी, इसको भूलना नहीं है कि हमारा इंसेमिनेशन कहाँ होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, चलिए। अब यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि उससे पहले एक बार फीमेल एग और स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लें क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फीमेल एग की अगर मैं बात करूं तो फीमेल एग आपका कुछ ऐसा होता है कि जिसकी 2 लेयर्स होती है, 2 सेल्स बनी हुई होती हैं। एक आपकी बाहर होती है दैट इज कोरोना रेडिएटा, एक आपकी होती है जोना पेलुसिडा। जोनो पेलुसिडा अंदर वाली होती है, जो कोरोना रेडिएटा आउटर वाली होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर होता है फिर बीच में न्यूक्लियस, और हमको फर्टिलाइजेशन करना है, मतलब कि एग का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं वहीं पे आप एक बार स्पर्म की भी स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्पर्म का स्ट्रक्चर कहीं गिवन है क्या? कहाँ गिवन है? कहीं गिवन नहीं है। अच्छा मैंने बनाया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ना हो। एक मिनट रुकना। अच्छा ये है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर, यहाँ पे यही बताना था, मैं भूल गई। देखो अगर आप इस स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक आपका ये हेड है, ये वाला रीजन नेक का है, और ये रीजन आपका टेल का है, ठीक है। हेड वाले रीजन में यहाँ पे एक्रोजोम होते हैं, एक्रोजोम जो कि आपकी कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा को तोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है,
जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नेक वाले रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि एनर्जी देगा, और ये आपका इधर ये आपकी टेल है, टेल आपकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, एग आपने देख लिया, स्पर्म आपने देख लिया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्या हुआ, स्पर्म इंसेमिनेशन किया, बहुत सारे स्पर्म वजाइना में आए, सर्विक्स से होते हुए पहुंच गए यहाँ पे कैपिसिटेशन की प्रोसेस होती है फेलोपियन ट्यूब में, इस्थमस वाले रीजन में। आपको मैम कैपिसिटेशन क्या, देखो अभी तक जो आपका स्पर्म मूव कर रहा था वो ड्यू टू सेमिनल प्लाज्मा कर रहा था, बट अभी स्पर्म जो है ना ऐसे से गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड कैपिसिटेशन। वो आपका यहाँ पे होगा, राइट। पहुंचेगा कहां तक, एग तक पहुंचेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइज करेगा कहां, कैसे फर्टिलाइज करेगा भैया, ये फर्टिलाइज करेगा, देखो सर्विक्स बताइए मैंने, सर्विक्स वर्विक्स ये ऐसे इधर से पहुंचा 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 ऐसे आगे, वो तो खैर आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कोपुलेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, वजाइना में इंसेमिनेशन से वजाइना में ये बता चुकी हूँ मैं आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना जी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका एक्रोसोम होगा जो कि आपका सिक्रीशन करेगा, जिससे आपकी अवम जो जोना पेलुसिडा और उससे पार कर पाएगा स्पर्म, है ना, और एक्रोसोम से स्पर्म एंटर कर पाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ अवम में, राइट। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो मैंने अभी भी बताया 2 मिनट पहले, ठीक है। अब जैसे ही एक चीज याद रखना, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के, तो एग मैच्योर होना शुरू हो जाती है, वो अरेस्ट टूट जाता है जो मैंने आपको बताया था, और आगे फर्दर ऑन आगे आगे होती जाएगी वो डिवाइड, उसको मैं दोबारा भी कराऊंगी अभी एक बार, अभी के लिए आप इतना ही जान ले। अब यहाँ पे जो आपका जाइगोट बना था, ये आपका एग था, एग के साथ स्पर्म फ्यूज कर गए, अब एक जाइगोट बन गया। ये जाइगोट अभी जो आपका एक सेल बना है जो कि डिप्लॉयड सेल बना है, ये आपका डिवाइड करना शुरू करेगा, क्लीव करना शुरू करेगा। पहले 2 सेल बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, फिर 6 बनाएगा। अभी जो सेल्स इसके अंदर बन रहे हैं ना, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। इन ब्लास्टोमियर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे 8 सेल के बाद जब ये 8 से 16, 16 से 32 होगा, उसको हम कहते हैं मोरुला। क्या कहते हैं, मोरुलरी स्टेज उसको कहते हैं, कि मोरुला हमारा है। मोरुला हमारा फेलोपियन ट्यूब से निकलता है, यूट्रस में जाएगा और आपका एक अटैचमेंट बना लेगा। किस तरीके की अटैचमेंट बना लेगा, जरा आप उसको भी देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से कि पहले आपके पास 2 सेल, 2 ब्लास्टोमियर बने, 2 से आपके पास 4 ब्लास्टोमियर बने, 4 से बहुत सारे ब्लास्टोमियर बनेंगे, और इस ब्लास्टोमियर के चारों तरफ ना, एक जब ये आपका यूट्रस में आ जाएगा, एक सेल वॉल फॉर्मेट हो जाएगी, एक आपकी फॉर्मेशन, एक लेयर सी आ जाएगी, और इस लेयर को हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, राइट। उसके बाद इसी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर के जो सेल्स थे, ये सेल्स में कैविटी शुरू हो जाएगी, और ये आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि यहाँ पे तो वो उसकी लेयर थी जी, यहाँ पे क्या थी, उसकी लेयर थी, ये अंदर ये आपके सेल्स हो गए, यहाँ पे कैविटी बन गई। ये वाली जब स्टेज आएगी तो इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। अब ये वाले जो सेल है ट्रोफोब्लास्ट वाले, ये इनर मास वाले, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेंगे, यूट्रस के कांटेक्ट में आएंगे और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। ये तो बहुत सिंपल सा था, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, जहां तक मुझे पता है। कि भैया इम्प्लांटेशन कैसे होगी, यहाँ पे इसको पढ़ लो एक बार, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि आपके पास यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट में, इस थमस से ही निकलता है वो आपका बाकी फर्दरोन सब कुछ चीजें। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनेंगे, उनको हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। एम्ब्रियो जो 8 से 16 वाला होगा उसको हम मोरुला कहेंगे। मोरुला डिवाइड करता रहेगा, एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, जो फर्दरोन यूट्रस में चली जाएगी। अब ब्लास्टोमियर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है वो अरेंज हो जाएंगे, एक आउटर लेयर बन जाएगी वहां पे, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल ग्रुप होगा, सेल मास का होगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अटैच करता है एंडोमेट्रियम के साथ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ। इनर सेल मास आपका डिफरेंशिएट होते हैं एम्ब्रियो में, और आपके ये जो है बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका किसमें एम्बेडेड हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में आ जाएगा, इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। जब आपका ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ कनेक्शन करेगा, एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्शन करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे जी, इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्रॉनिक विलाय कहते हैं, वो निकलती है यूट्राइन टिश्यूज से, है ना, साथ में मैटरनल ब्लड से आपका निकलेगा। यानी जो आपका ट्रोफोब्लास्ट था वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली, जिसको हमने कहा क्रॉनिक विलाय। उधर से
जो एंडोमेट्रियम है वहां से भी निकलती है, उसके टच में आने के बाद हल्का फुल्का तो उसको वो आपस में ऐसे इंटरडिजिट कर जाती है, आपस में मिल जाती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूं तो प्लेसेंटा एक फैसिलिटेट करती है कि एक ब्रिज के जैसे कि ऑक्सीजन देना है, खाना देना है, वेस्ट निकालना है, कुछ हार्मोन्स को इधर उधर करना है, वो सारी चीजें आपकी प्लेसेंटा से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी को चोट लग जाए, बेबी कुछ स्टेम सेल्स भेजती है जो कि आपके कहाँ पे जाती है, जो कि आपकी सीधे सीधे जाती है कहाँ पे भैया, मम्मी के पास जाती है। कैसे जाएगी? प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी, राइट। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा प्लेसेंटा है ये हमारा बेबी के साथ कैसे कनेक्टेड होता है? अम्बिलिकल कोड पे कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है? अम्बिलिकल कोड यानी उसकी नाभि वाले रीजन में कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा जो है एक्ट करती है एज एंडोक्राइन टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। फर्स्ट इज HCG, HCG यानी कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन का काम होता है आपके ग्राफियन फॉलिकल से जो एग निकला उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हुआ, उसको मेंटेन करके रखना, राइट, ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहे कुछ टाइम पीरियड तक, कुछ महीनों तक। उसके बाद वो हट जाएगा तो वो खुद प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर देगा। उसके अलावा HPL यानी ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ताकि मिल्क प्रोडक्शन आपकी हो पाए। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये चीजें आपकी यहाँ पे बनती हैं, राइट। बाद में ओवरी से ही रिलैक्सिन आपका हार्मोन निकलता है, जो कि उसकी जब बेबी डिलीवर होता है तो मसल्स रिलैक्स करनी होती है। साथ में प्रेगनेंसी में आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। आपको याद रहे ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके जो सेल्स हैं, जो आपका वो टिश्यू हुआ है एम्बेडेड, वो सेल बहुत सारे ब्लास्टोमेल एम्बेडेड हुआ है, वो 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स बनाता है। जैसे एक्टोडर्म से स्किन बन गया, मेसोडर्म से हार्ट बन गया, ये इस तरीके से आपके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग लेयर से बन जाते हैं। अभी प्रेगनेंसी जो हमारी होती है 9 महीने की होती है, 9 महीनों को हम 3 महीना, 1 3 महीना, 1 3 महीना, 1 इस तरीके से 3 तिमाही में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वहां पे बेबी का सबसे पहले हार्ट बनता है, सबसे पहले फर्स्ट जो आपका बनता है वो हार्ट ही बनता है, राइट। उसके बाद उसके जेनाइटल्स, हाथ पैर हल्के फुल्के बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर उसके पास पूरी बॉडी जो है अच्छे फाइन हेयर से कनेक्ट हो जाती है, आई लिड, आईब्रोज, हेयर, बॉडी हेयर्स, ये सारी चीजें आपकी बन जाती है, फुली बेबी कवर हो जाता है। फुल जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक तो बेबी फुली डेवलप हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बस आपकी डेवलपमेंट ही होती है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे 7 मास से होते हैं, मतलब कि 7वें महीने में जन्म हो जाता है, बट फिर भी फिट एंड फाइन होते हैं। रीजन बीइंग कि भाई 6 7वें महीने तक बच्चा फुली डेवलप हो जाता है। बस उसकी आगे फर्दर ऑन मैच्योरेशन और बॉडी वेट गेन और बॉडी मास जो आना होता है वो आपका बाद में फर्दर ऑन होता है, राइट। अगर मैं बात करूं पार्चुराइजेशन, तो पार्चुराइजेशन कैसे होता है? पार्चुराइजेशन यानी बेबी बाहर निकलेगा, वो कैसे होगा कि जब बेबी पूरा फुली डेवलप हो चुका होगा तो बेबी कुछ रिफ्लेक्सेस भेजेगा, कुछ आपका थोड़ा हल्का फुल्का ऑक्सीटोसिन भेजेगा, कुछ प्लेसेंटा सिग्नल भेजेगी, कुछ ये बेबी सिग्नल भेजेगा जिसको हम कहेंगे फीटस रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस की जो कौन सी थी बीच वाली, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, मीजोमीट्रियम, जो बीच वाली लेयर थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत सारा और उससे उसकी वजह से बेबी बाहर आ जाएगा, राइट। चलो देखो यहाँ पे कि जब आपका एक जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का कंप्लीट हो चुका होता है तो वहां पे जो बेबी है, बेबी और प्लेसेंटा ये आपके सिग्नल्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सिग्नल्स भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होता है मैटरनल पिट्यूटरी का। ट्रिगर मतलब कि इनिशिएट होना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे करेगा काम, जिसकी वजह से यूट्राइन मसल बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे आपका और जिस थोड़ा सा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट फाइनली बेबी बाहर निकल जाता है और उसको हम कहते हैं बर्थ होना, पास्चराइजेशन होना। सून आफ्टर प्लेसेंटा भी आ जाती है, उसको हम आफ्टर बर्थ बोल देते हैं। अब साथ में आपका ये मैं बताई चुकी हूँ मिल्क के लिए, मिल्क आपका बनेगा, मिल्क मम्मी पिलाती है, लैक्टेशन उसको बोलते हैं। और पहला मिल्क आपका जो होता है उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रम होता है, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। उसकी इम्यूनिटी को बहुत वो करती है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी ये चीज़, राइट। अब इस छोटे से प्रोसेस को एक बार फटाफट से देखो, इस छोटे से प्रोसेस को फटाफट से देखो।
जो अभी तक मैंने बताया है ना, पूरा 1 घंटा लगा दिया बताने में। इसको एक बार देखो। चलिए देख लिया, आगे चलो। व्हाट इफ अगर बेबी हमारा, व्हाट इफ अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होके आ जाएगी, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा होता है वो 21 डेज का साइकिल होता है बेटा। कितने डेज का होता है ये? 21 डेज का साइकिल होता है लगभग, ठीक है। 21 डेज, जहाँ पे अगर मैं इसको 28 लिख देती हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। 21 को आप कंफ्यूज हो जाओगे। 28 डेज का होता है साइकिल। इसमें 3 फेजेस होते हैं। इस 28 डेज के साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला आपका फेज होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पे एक महिला ब्लीड करती है मिनिमम 1 to 5 डेज, ठीक। फिर उसके बाद 6 to 14 डेज होता है जहां पे उसका जो होता है फॉलिक्यूलर फेज हम कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज जहां पे हमारे पास FSH हार्मोन काम कर रहा होता है। आपका प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है। और 14th डे के बीच में यहाँ पे आपका जो आएगा एक ओव्यूलेटरी फेज आता है, एक ओव्यूलेशन वाला फेज आता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से एग निकल जाता है और यहाँ पे फिर आपका कॉर्पस ल्यूटम शुरू हो जाता है आपका 28 डेज तक, राइट। यहाँ पे आपका क्या होएगा जी? इसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, सॉरी क्या कहेंगे? सिक्रीटरी फेज इसको हम कहेंगे। सिक्रीटरी फेज कह सकते हैं, इसको हम ल्यूटल फेज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से इसको फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल था, कोई हार्मोन नहीं था, ठीक है। चलिए चल रहे हो, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अब ये जा नहीं रहे, आप भी जा रहे हो या फिर रुक रहे हो? रुक के जाओगे? आप तो फ्री हो? मैं 20 मिनट में, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 1 to 5 डेज की अगर मैं बात करूं, 1 to 5 डेज कोई हार्मोन नहीं होता। उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आ जाता है। क्या आ जाता है जी? फॉलिकुलर फेज आ जाता है। फॉलिकुलर फेज में FSH काम करता है, हमारा प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। सो इज एस्ट्रोजन, यहाँ पे एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन बन जाता है, ठीक है। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा दिन आपके सिक्रेटरी फेज में होते हैं और सबसे कम दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले फेज में होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, कई बार महिलाओं का होता है ना कि भाई देखो ये तो ऑन एन एवरेज लगा रखा होता है। कुछ महिलाएं होती हैं जिसका थोड़ा जल्दी फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ होता है जिसका थोड़ा लेट होता है, राइट। तो हमारे पास जो 12 से लेके 16 डे का जो टाइम होता है इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग रिलीज होता है। सबसे ज्यादा चांस प्रेगनेंसी के इसी टाइम पीरियड में रहते हैं, ठीक है। अब जरा आप अपने एग को देखो कि जब आपका एग, जिस टाइम आप पहले दिन ब्लीड कर रहे थे ना, आप ब्लीड करना शुरू कर चुके थे, बट आपकी ओवरी में वो प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका था, राइट। आपका 14th डे तक आते आते ग्राफियन फॉलिकल बन गया, LH हार्मोन काम करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन काम करेगा इस पे खूब सारा, और ये निकल जाएगा। फिर कॉर्पस ल्यूटम में दोबारा डीजनरेट हो गया, ठीक। एक तो ये साइकिल आपका इधर ध्यान रखना है आपको। अब ये आपका एक प्रॉपर पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, जहाँ पे हम ब्लीड कर रहे हैं इस वाले साइकिल में, इसमें हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, ओव्यूलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो रहा है, राइट। अब इसी
को आप एक बार इससे देखो, एनसीईआरटी से देखो, आपको ये समझ आएगा। 1 to 4-5 डेज तक हम ब्लीड कर रहे थे, ठीक है। साथ में हमारा यहाँ पे फॉलिकल भी बन रहा था। फॉलिकल जब बन रहा था तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी बन रहा था, राइट। और ये किसकी वजह से बन रहा था? क्योंकि FSH यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही बनना थोड़ा हल्का फुल्का बनना शुरू होता है ना, तुरंत ही हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि वो मेंटेन कर देता है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर को। हमारी इसकी वजह से हमारे यहाँ पे देखो पीरियड्स हुए, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन की तरफ बढ़ने लगा, थोड़ा सा ही बढ़ा था 1-2 दिन में, हल्का फुल्का एस्ट्रोजन बनाया, हमारी यहाँ से ब्लीडिंग बंद हो गई, ठीक है। और ये किससे हुआ? FSH से हुआ। FSH बढ़े जा रहा है और आपका फॉलिकल भी बढ़े जा रहा है। अब क्योंकि इसका काम क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम मोटी हुई जा रही है। एक टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल खत्म, अंडा निकल गया, ठीक है। क्यों निकल गया? क्योंकि पीछे से एकदम LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एकदम से हाई हो गया, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज, जिसकी वजह से निकल गया। साथ में क्योंकि जिस समय पे ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गया था, उस समय पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन के हाई होने से और LH के हाई होने से ओव्यूलेशन हो गया, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम बनता है। एग तो निकल गया अपने काम से, कॉर्पस ल्यूटम बनता है। कॉर्पस ल्यूटम के लिए ऊपर FSH LH कुछ नहीं है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन शुरू करेगा। प्रोजेस्टेरोन अब आपके 14 डे के बाद बनेगा और प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को और मोटी कर देगा, ठीक है। अब धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट होगा तो आपका प्रोजेस्टेरोन भी थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही बिल्कुल कम होगा, पीरियड्स आ जाएंगे। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने लायक चीजें हैं, वो ध्यान रखने वाली चीजें क्या है आपको मैं बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। आपके दिमाग में फिट बैठ जाए वो कुछ चीजें हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको पीरियड्स क्यों हुए? सबसे पहले तो पीरियड्स स्टार्ट ही क्यों हुए? क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास लो प्रोजेस्टेरोन था, ठीक है। वहीं पे आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्वेश्चन आता है दूसरा कि हमारे एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करता है? तो आप कहोगे एस्ट्रोजन भी करता है और प्रोजेस्टेरोन भी करता है, दोनों करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है ओव्यूलेशन क्यों होता है? ओव्यूलेशन होता है क्योंकि हाई LH है और क्योंकि हाई एस्ट्रोजन है। ये चीज आप याद रखोगे। क्लियर बात है? क्लियर बात है, ये चीज आप याद रखोगे। आपसे पूछा जाता है, इसके फेजेस पूछे जाते हैं, किसके फेजेस कौन से हैं, आपको याद रखना है भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन किस फेज में आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने समझा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक आखिरी चीज हमारी रही हुई है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आपका गैमेटोजेनेसिस हमारा बचा हुआ है ना। वो देखो प्राइमरी वाला समझाती हूँ, पहले एग का समझाती हूँ, स्पर्म का तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग का मैंने आपको समझाया था ना कि पहले आपके पास जर्म सेल्स थे, यानी कि oogonia थी। oogonia के अंदर माइटोसिस होता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, कुछ ही होती है जो एग बनाने के लिए आगे जाती है, जिसको हमने कहा प्राइमरी oocyte। इसके अंदर मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 जब होता है ना, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है बेटा, खास चीज अनइक्वल डिवीजन। एक सेल तो पूरा बड़ा बन जाता है, एक सेल छोटा सेल बन जाता है। बड़ा सेल जो बनता है वो होता है सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा सेल बनता है दैट इज कॉल्ड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, पोलर बॉडी बस आपकी एवं ही खत्म हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, पहली पोलर बॉडी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, डिजेनरेट हो जाएगी। अब इसके अंदर मियोसिस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेकेंडरी मियोसिस होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो है आपके अवम में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन की वजह से पोलर बॉडी बनती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका अरेस्ट कब टूटता है, ये वाला यहाँ पे मियोसिस 1 वाला, जब आपके कांटेक्ट आता है स्पर्म का। सेकंड पोलर बॉडी कम बनती है जब आप प्रायर टू फर्टिलाइजेशन होते हो, स्पर्म के कांटेक्ट में होते हो तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पर्मेटोसाइट से एक ही एग बना, ये चीज खास है, एक बना, वहां से आपके 2 बने थे, एक पोलर एक ही, पोलर नहीं काम कर रहा, सिर्फ ये कर रहा था, इससे फर्दर एक ही एग बना। एक प्राइमरी oocyte से एक ही अवम बना, ये हमको ध्यान है।
वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करो स्पर्म की, जो स्पर्म के जर्म सेल हैं, उन स्पर्म के जर्म सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होता है माइटोसिस, माइटोसिस होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब सारे के सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, बहुत सारी डॉटर सेल बनती है, उनमें से जो डॉटर सेल फर्दर ऑन आगे स्पर्म बनाएंगी उनको हम प्राइमरी oocyte कह देंगे, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर कोई अरेस्ट नहीं होता, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा, एक प्राइमरी oocyte से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, तो 2 से 4 स्पर्म बनेंगे। बट ये जो स्पर्म बनते हैं ना, ये ऐसे जैसे स्पर्मेटोगोनिया गोल गोल सेल था, ये भी एक गोल गोल सेल है, ये यहीं तक रह गया। इस गोल गोल सेल को हम इस तरीके से उसके अंदर हेड नेक टेल जब डालते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस भी इसको बोल देते हैं हम ना। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म की फॉर्मेशन, जर्म से स्पर्म में आ जाना, ठीक है। बट आपका अगर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस की बात करूंगी तो वो स्पर्मिएशन होता है कि आपका ये स्पर्मेटोजोआ सर्टल सेल से बाहर आना। स्पर्मियोजेनेसिस होता है कि जब आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, हेड नेक टेल में आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि मान लो आपके पास कहा कि 2 स्पर्मेटोसाइट थे, बताओ कितने स्पर्म बने, बेटा 1 से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है, 1 से 4 स्पर्म बनते हैं। तो सीधी सी बात है 1 से 4 बन रहे तो 2 से 8 बन रहे होंगे, सीधी सी बात है। महिला में एक प्राइमरी oocyte से एक ही आपका एग बन रहा था, बट आदमी में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और आपको अगर बैच ज्वाइन करना है, यू वांट टू ज्वाइन द बैच, तो रक्षाबंधन का उपलक्ष्य है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक कोड से, कोड बता देती हूँ, Y697S डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अर्जुना बैच। फीचर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है अड्डा 24/7। हाईएस्ट सिलेक्शन जो आपकी बाहर आए थे दैट वाज इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो यू कैन सी। सो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।